हेलो फ्रेंड्स। तो दिल्ली करंट अफेयर्स के सेशन में आपको स्वागत है। आज है 19 दिसंबर और आज कुछ होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन जो कि 19 दिसंबर में हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के गीत को तमिल थाई बजयू को घोषित किया है? एक सॉन्ग है तमिल थाई बजयू, ठीक है। पहले ये क्या होता था, ये नॉर्मली प्रेयर होता था, ये प्रार्थना टाइप का गीत है। अभी उसको उस राज्य का ये उसका क्या क्या राज्य गीत कर दिया है, तो वो है तमिलनाडु का स्टेट, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई बजयू को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है और इसका जो फैसला सुना है वो है मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। ये प्रार्थना के गीत में मानी जाएगी और इसे सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े सरकारी कार्यालय में, सार्वजनिक क्षेत्र में जब कुछ कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम के पहले इस संगीत को गाया जाएगा। ये मद्रास उच्च न्यायालय का ये फैसला है। तो ये पहले केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी था उसका भी आधिकारिक गीत माना जाता है। तो ठीक है, तो तमिल थाई बजयू एक अच्छा सॉन्ग है, आप उसको सुन लीजिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हम अगर यहाँ पे देखें तमिलनाडु के ऊपर में, तो उसका जो राजधानी है अभी चेन्नई है। जो पहले के उनके मुख्यमंत्री थे, पहले एस कुमार स्वामी राजा जी, काफ़ी चर्चित हैं। और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं। राज्यपाल हैं RN रवि हैं। राजकीय भाषा जो है तमिल ही चलता है, वहाँ पे कोई हिंदी भी ऐसे नहीं समझ पाता। तो तमिल उसका स्टेट लैंग्वेज है। और उसका जो स्टेट एनिमल है नीलगिरी तोहर, और स्टेल के जो पेड़ हैं या ट्री है ताड़, ठीक है, जो बड़ा बड़ा जो ताड़ होता है ना वो। और राज्य पुष्प है कंदल, राज्य पक्षी है दाबिल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी से ये करंट अफेयर आया तो इसका बैकग्राउंड हमको श्योर पूछेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन आया है टाइफून के बारे में। टाइफून ये आप देख रहे हैं कितना भयंकर दिख रहा है। तो ये आया था फिलीपाइंस में। किस देश में? टाइफून राय। टाइफून का नाम क्या है? राय। ये जो नाम होता है ना राय, ये सब हम आपको भेज देंगे बाद में। तो ये क्या हुआ है, टाइफून राय ने दक्षिणी फिलीपाइंस, जो फिलीपाइंस एक देश है, वहाँ पे सिरजई द्वीप, इसका जो द्वीप है उसका नाम है सिरगाओ द्वीप, वहाँ पे दस्तक दिया। कहाँ पे? ये आपका दक्षिण फिलीपाइंस में। और उसका जो तूफान आया है ना, हज़ारों लोगों अपने घर से भागने के लिए मजबूर हुए। इतना माना जा रहा है कि 195 किलोमीटर पर घंटा से जो हवा चला वहाँ पे, और बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। तो टाइफून राय, उसका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है, ये 15वां तूफान है। इसका मतलब एक साल में 15वां तूफान आया है फिलीपाइंस में। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये फिलीपाइन जो देश है कितना ये सब तबाही से भरा हुआ है और ये बार बार कितना ये सब आता है। तो फिलीपाइंस बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो टाइफून राय आपको लिख देना है। और यहाँ पे 15वां तूफान, ठीक है। और कहाँ पे आया था? दक्षिणी फिलीपाइंस में। और कौन सा द्वीप था? सिरगाओ द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर हम चक्रवात मतलब यहाँ पे जो साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये जो फिलीपाइंस द्वीप, चीन और जापान के तट, ये जो नाम पहले जो आपको बोल रहा था, ये जो नाम आते हैं ना फिलीपाइंस में, जो चक्रवात आता है, जो टाइप का जो साइक्लोन होता है उसको बोला जाता है टाइफून बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जो वहाँ पे जो चक्रवात आता है उसको बोला जाता है क्या? विली। इंग्लिश में आता है, ऐसे आता है विली, ठीक है। और बंगाल खाड़ी भारत और अरब सागर में जो आता है, हमारे इंडिया के जो बंगाल है और यहाँ पे अरब सागर है, वहाँ पे जो चक्रवात आता है ना उसको बोला जाता है साइक्लोन या चक्रवात बोला जाता है। और यूएस और मैक्सिको में जो चक्रवात जो आता है ना उसका नाम दिया जाता है टॉर्नेडो, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़ और फ्लोरिडा के तट में जो आता है ना उसको बोला जाता है हरिकेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए आपको ये सब नाम अच्छे से पता हो जाना चाहिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फिलीपाइंस के अगर हम बात करें, ये देख सकते हैं उसका मैप, ये है फिलीपाइंस। ये देख सकते हैं पूरा चारों ओर से पूरा पानी घिरा हुआ है। यहाँ पे साइड में है साउथ चाइना सी, यहाँ पे है पलाओ, यहाँ पे मिंडानाओ, यहाँ पे मलेशिया है। तो देखा जाए तो ये जो फिलीपाइंस का है मानीला, फिलीपाइंस का जो कैपिटल क्या है, मानीला है, ठीक है। ये यहाँ पे राजधानी मानीला है। और इसका जो मुद्रा है फिलीपीनी पेसो यहाँ पे चलता है। और इसका जो अभी का जो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुर्तेते हैं अभी इसका जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये लगभग 7000 द्वीपों और टापू के एक द्वीप समूह है, ठीक है। 7000 द्वीप, ठीक है। ये छोटा छोटा जितने भी आप देख लें ये सब द्वीपों हैं, ठीक है। और ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप देश है, ठीक है। हमारे एशिया का दक्षिण के साइड में है। तो ये काफ़ी आप लगभग 500 मील या 800 किलोमीटर दूर की स्थित है। ये मतलब ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक 800 किलोमीटर की दूर की। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलीपाइंस को आप ध्यान से रखना, क्योंकि फिलीपाइंस एक बहुत ही अच्छा देश है और बार बार यहाँ पे विभिन्न टाइप का साइक्लोन आता जाता रहता है, तो ये चर्चा में बहुत रहता है। तो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे बोल रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस अभी मनाया है हाल ही में। तो ये बोल रहा है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाए 15 अगस्त 1947 को। भारत ने जब पुर्तगाल से इलाका खाली करने को कहा, इसका जो हिस्ट्री बोल रहा है, ठीक है, इसका जो हिस्ट्री बोल रहा है क्या, ये 15 अगस्त 1947 में पुर्तगाल के कैप्चर में गोवा था। तो भारत ने क्या किया, उसको खाली करने के लिए बोला, तो लेकिन पुर्तगाली ने वहाँ पे मना कर दिया था। तब जाके गोवा में एक आंदोलन छोड़ा था और बड़े पैमाने में वहाँ पे शुरू हुआ था। 1940 से लेकर 1960 के बीच बहुत पैमाने पे वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, मतलब वहाँ के लोग ने आज़ादी के लिए एक फिर से आंदोलन छेड़ा था। तो ये आप गोवा जो रिवोल्यूशन होता है ना, वहाँ पे एक एक्ट है, वहाँ पे जाके आप निहार लीजिएगा, बहुत ही शानदार रिवोल्यूशन है। तो 1940 से 1960 में हालांकि 20 ईयर्स का एक रिवोल्यूशन छेड़ा था, तब जाके ये बहुत चरम तक पहुँचा और 1961 में और 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन का एंड हुआ। तो कब हुआ ना, 15 दिसंबर को। ये हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गोवा अभी काफ़ी माना जाता है, उसका जो विजिटिंग प्लेस में बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना समर वैकेशन यहाँ की या विंटर वैकेशन मनाने जाते हैं। तो अभी गोवा का जो लिबरेशन डे मनाया गया है, तो इस हालांकि उसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको थोड़ा याद करना चाहिए, ठीक है। तो कितना साल में हुआ था, 1940 1960 से 15 अगस्त 1946 से पुर्तगाल से छिड़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। और गोवा का हम अगर उसके बारे में देखें, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट की गई 1987 में, ठीक है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1987 आफ्टर कितने साल बाद उसको स्थापना की गई। ये जो छोटा वाला जो आप लाल में देख पा रहे होंगे ना, ये तो है गोवा, आपको सबको पता है। तो उसका जो अभी राजधानी है, कैपिटल है, पणजी है। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो दयानंद बंदोरकर थे। मुख्यमंत्री अभी का जो है प्रबंध सावंत है। राज्यपाल अभी का है धीरन पिल्लाई है। और लोक नृत्य यहाँ पे है माड़ो, धालो और फुगड़ी, ये सब लोक नृत्य है। तो गोवा के बारे में इतना बहुत सारा जानना बहुत आसान है। तो बहुत ही छोटा सा राज्य है, तो इसके बारे में आप ध्यान लगा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार 2021 से 2023 के दौरान इसरो ने 4 देशों के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसरो जो कि अभी वर्ल्ड में नंबर 2 में जाना जाता है ये रॉकेट साइंस को लॉन्च करने के लिए, ये बोल रहा है कि 2021 से 2003, हालांकि 2 साल में 4 देशों के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए समझौते पर साइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री अभी कौन है, जितेंद्र सिंह ने बताया इन विदेश उपग्रहों को व्यावसायिक आधार पर लॉन्च करने के लिए वहाँ 32 मिलियन यूरो की कमाई होगी, जिसमें से लाभ होगा 32 मिलियन यूरो लाभ होगा। अन्य देशों का ग्रह को अपने सैटेलाइट में छोड़ना अच्छा बात है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने 99 से अब तक 34 देशों के कुल 342 मतलब 342 उपग्रहों को लॉन्च किया है, ठीक है। तो कितने हस्ताक्षर है, ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो माना जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जन इसरो जो है, उसके बारे में अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ का जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 15 अगस्त
1969 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और अभी का जो इसका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। अभी एडमिनिस्ट्रेटर है के सिवन जो कि उनका एडमिनिस्ट्रेटर है। और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, ये दोनों मिलाकर इस प्रयास को जारी करके अभी इसको इतना हाईलाइट किया है। तो ठीक है, तो भारत सरकार ने स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा संबोधित किया गया है इसको। स्पेस डिपार्टमेंट IASR को स्पेस डिपार्टमेंट में संबोधित करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो उसका रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ, चलो नज़र डालते हैं भारत की कुछ अंतरिक्ष जो स्पेस में कुछ कार्यकारी करने वाले कुछ अंतरिक्ष उपलब्धियाँ सक्सेसफुल क्या क्या सब रॉकेट लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा नज़र डाल रहे हैं। तो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फास्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 22 अक्टूबर 2008 को जो चंद्रयान मिशन फास्ट जो था ना, मिशन मून, वो चंद्रयान का जो पहला था ना वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 25 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया था। जो मंगल ग्रह के ऊपर जो भेजा था उस रॉकेट का नाम आपको क्वेश्चन के एंड में आपको मैसेज डाल के बताना है मुझे। तो मंगल ग्रह को जो छोड़ा था उसका जो रोवर और जो रोजर था, इस साल का नहीं अगले का था, उसका नाम बताना है आपको, किस सैटेलाइट के साथ दिया था। 14 फरवरी 2007 को इसरो ने PSLV के जरिए 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। 14 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट एक बार में। ठीक है, ये बड़ा सा ये क्या होता है, बड़ा सा ये होता है, उसके अंदर में छोटा छोटा ये सैटेलाइट पकड़ के वहाँ पे जाता है, ये ऊपर वाला खुल जाता है और 104 सैटेलाइट सब खुल गए थे। तो ये रॉकेट ये रिकॉर्ड सा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3, ठीक है, GSLV MK3 लॉन्च किया। ये अपने 3136 किलोग्राम सैटेलाइट जेसिट 19 को साथ लेकर गया था। ठीक है, इतना वजन का एक सैटेलाइट पकड़ के गया था। ठीक है, और 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया था। तो हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्पेस की। मैं ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना होगा क्योंकि ये हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये और कुछ है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNS लॉन्च किया। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है, खुद की तकनीक से। 27 मार्च 2019 को भारत मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT 3 दिन में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इसरो के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा 2030 तक। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। वर्ष 2022 तक 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिए गगनयान परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। ठीक है, अभी जो गगनयान का जो परीक्षण चल रहा है ना, अभी ये हमारे देश का आदमी लोगों को भी भेजेगा। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान लगा दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे नज़र डालते हैं करंट अफेयर्स अगस्त के 2001 में जो इम्पोर्टेंट थे। कुछ क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? दिल्ली। किसने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? श्रीलंका में आने वाले कुछ शरणार्थी जिसके लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज घोषणा, वो है तमिलनाडु। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्मी नीति 2021 का कार्यान्वयन वर्णन को अपनी मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। पहला जो कौन है? कर्नाटक। किस अभिनेता को देश की मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? कौन? सोनू सूद। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं।
हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता किया? किसने? ना, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड FAO जो है वो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान ACAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ हाथ मिलाया है, जो FAO के जो रायथू भरोसा केंद्र को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नकली बीज जो होता है, कीटनाशक और उर्वरकों जो होता है ना, उसको हटाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर रायथू भरोसा केंद्र स्थापित करा गया है। इसको, इस नाम को आप याद कर सकते हैं। गांव में तो आजकल हर जगह नकली सार, नकली फर्टिलाइज़र सब आ गया है उसको। और आप तो जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार कितना खेती के मामले में कितना आगे, तो इसके लिए ये जो भरोसा केंद्र है ना, रायथू भरोसा केंद्र, इसके बारे में इसका नाम आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ ध्यान लेते हैं। तो इसका जो स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को, ये जो पहला लिंग्विस्टिक बेसिक स्टेट है, ठीक है। भारत जब आज़ादी हुआ ना, जब भारत को स्टेट के मायने में जब डिवाइडेड किया गया, तो लैंग्वेज के मायने में जब डिवाइडेड किया गया ना, तो सबसे पहले जो राज्य जो डिवाइडेड किया गया ना, मतलब भाषा के आधार पर, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये पहला 1 नवंबर 1956 में। अभी उसका जो राजधानी है अमरावती है। अभी पहले मुख्यमंत्री थे नीलम संजीवा रेड्डी, मुख्यमंत्री अभी का है जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि हमारा उड़ीसा से। और लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, कोलाटम, ठीक है। नदियाँ जो बहती हैं आंध्र प्रदेश में वो है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। हालांकि 4 राज्य उनके परिसीमा में शामिल है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में कुछ हम यहाँ पे ध्यान में लाते हैं। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एशियाओं में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई? इसका जो स्थापना, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो 16 अक्टूबर 1945 में की गई, ठीक है। FAO की स्थापना उद्देश्य ग्रामीण आबादी के जीवन में निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण और जीवन स्तर को उन्नत बनाने तथा कृषि उद्योग सुधार में करना है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। गांव में खेती, गांव में अच्छे से खेती ये कैसे हो सके, ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ऊपर दायित्व है। इसका जो मुख्यालय है रोम में है, इटली में स्थित है। वर्तमान में भारत सहित विश्व के 194 देशों में इसका संगठन सक्रिय करता है, ठीक है। तो आपको FAO का डायरेक्टर का नाम मैं पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर कौन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इतिहास से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पे नज़र डालते हैं। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोही की संज्ञा दी गई? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। ये बोल रहा है कि आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम जो गाना, एक गीत हुआ करता था, उस गीत को क्या हुआ कि ये राजद्रोह की संज्ञा दी गई। वंदे मातरम हम गा नहीं सकते थे, अगर ये गीत गाओगे तो आपको राजद्रोही माना जाएगा, इस टाइप का। वो स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है। कौन सबसे पुराना वेद है? ना ऋग्वेद। किसने अर्थशास्त्र की रचना की? ना चाणक्य ने। सिकंदर आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? जब सिकंदर इंडिया में आया था, सिकंदर जो आया था ना, तो भारत कितने राज्यों में विभाजित था उस समय? 20। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व, ठीक है। विक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए रखा था, तो वो अंदर में दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कितने गांव को गोद लेने की घोषणा की है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। व्हाट्सएप क्या क्या कर रहा है भाई, आजकल आप लोग देख सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर तो सारा दुनिया छाई हुआ है। ये क्या है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। डिजिटल भुगतान मतलब कि एक गाँव को डिजिटली कैसे कनेक्ट करें, इसके लिए कितने गाँव को ये गोद ली है? 500 गाँव को, ठीक है। व्हाट्सएप ने कर्नाटका और महाराष्ट्र के 500 गांव को गोद लेने की घोषणा की है। व्हाट्सएप लोगों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान को उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए गांव के गोद को ले रहा है। ये जमीन स्तर पर डिजिटल भुगतान के लिए व्यवहारिक परिवर्तन लाने में मदद करेगा, ठीक है।
व्हाट्सएप पेमेंट ऐप्स जो होता है ना उसमें। ठीक है, अच्छी बात है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर व्हाट्सएप के बारे में कुछ यहाँ पे हम देखेंगे तो व्हाट्सएप को जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो लॉन्च डेट आप याद कर सकते हैं। और इसे फरवरी 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। ठीक है, अभी व्हाट्सएप किसके अंडर में है भाई? फेसबुक। फेसबुक का अभी सीईओ कौन है भाई? फेसबुक का सीईओ कौन है? सीईओ आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे ना, मैं बोल दूँ, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इसे मूल रूप में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा प्रोग्राम किया गया था। ये दो वैज्ञानिक जो थे पहले, ये दोनों ने व्हाट्सएप को बनाया था। ठीक है, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे भाई ये कौन है भाई? ये शशि थरूर है भाई। तो बहुत अच्छा, ये हमारा डिफेंस पार्टी के लीडर्स हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके बारे में बोल दूँ तो ये क्या हो रहा है, द प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री नामक एक पुस्तक लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर की ये 23वां पुस्तक है। बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में आप पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बोल देता हूँ। ये इंडियन पॉलिटिशियन है और फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस सबसे उन्होंने मैं साहित्य अकादमी की पुरस्कार मिला था। एन एरा ऑफ डार्कनेस एक पुस्तक है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी, और जो 2009 से केरल की थिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद होके आए थे। ठीक है, हाल ही में इम्पोर्टेंट डेज इन अगस्त महीने में कुछ इम्पोर्टेंट डेज को भी हम याद कर लेते हैं। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस, इंडियन माउंट एडवेंचरस डेज। 6 अगस्त में हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा में जो अमेरिका ने क्या पकाया था? बम पकाया था। क्या बम? उस बम का नाम क्या है भाई? कमेंट में छोड़ना जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 8 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त में नागासाकी दिवस। 12 अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त में विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, तो बम का नाम आप बोलना। हिरोशिमा और नागासाकी में जो 2 परमाणु बम गिराया था ना, उसका नाम आप मैसेज में बोल देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये भाई कौन है भाई? ये है स्टुअर्ट ब्रॉड। इसको आप जानते ही होंगे, युवराज सिंह इसको 6 बॉल में 6 छक्का जड़ा था। तो ये अभी कौन सा रिकॉर्ड किया है? तो इंग्लैंड में कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? वो कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि गेंदबाज हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने में दुनिया के 10 नंबर खिलाड़ी बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने में मामले में इंग्लैंड के 3रे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आगे जेम्स एंडरसन और एलिस्टर कुक ने 161 मैच खेला है। ठीक है, तो 150 से अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो उसके बारे में आप ध्यान लगा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जब से 200, रिकी पॉन्टिंग स्टेप जब 168, जैक कालिस 166 मैच खेले हैं। शिव नारायण चंद्रपुर राहुल द्रविड़ 164, जेम्स एंडरसन 167, एलिस्टर कुक 161, एलन बर्डर 156। ये भी आ सकता है भाई। ठीक है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। कौन जीता है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित। कहाँ पे? ये कौन है ना? पूनम यादव है ना। ठीक है, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ताशकंद है उसका कैपिटल। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी। और ये नहीं, ये पूनम यादव ने, सॉरी, ये आपका पूर्णिमा पांडे 2 नंबर में। ठीक है, ये पूर्णिमा पांडे ने लिया था। और कौन से कैटेगरी में ना? 87 की कैटेगरी में। और 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी डेफिनेटली आ सकता है। कुल 229 120 किलोग्राम और 120 किलोग्राम भार उठाने में पहला स्थान हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के लिए क्वालिफाई भी किया। जो कॉमनवेल्थ गेम है ना 2022 में, उसके लिए क्वालिफाई भी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनका नाम पूर्णिमा पांडे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉमनवेल्थ गेम। तो लास्ट है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में हम अगर ध्यान लगाएं तो स्वर्ण पदक विजेता हैं पूर्णिमा पांडे प्लस 87 किलोग्राम के वर्ग में। और पुरुष जो जीते हैं जेरेम लारेनुगा 67 किलोग्राम, अंजिता सूली और अजय सिंह। ठीक है,
ये पुरुष वर्ग में। रजत पदक जो जीता है महिला में झिल्ली धवल बेहरा, ठीक है, एस बिंद्रानी देवी, हजारिका पोपी और हरजिंदर कौर, पूनम यादव, ठीक है। पुरुष वर्ग में सिल्वर जीता है कौन, गुरुराजा लवप्रीत सिंह। कांस्य पदक जीता है महिला की लाल चांदनी नईमी 71 में, अरोकिया अलीसी, अनुराधा पवनराज। और पुरुष में कांस्य पदक जीता है विकास ठाकुर और गुरदीप सिंह, ठीक है। इसका नाम भी आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितने मेगावाट है। अभी का जो हमारा जो बेस है, हमारा भारत का जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, मतलब न्यूक्लियर को बनाने के लिए, न्यूक्लियर को लॉन्च करने के लिए, रॉकेट को आगे ले जाने के लिए टोटल जो उसका जो कैपेसिटी कितना है, ठीक है, ये बोल रहा है कितना है। तो इसका है 6780 मेगावाट, ठीक है। ये इसका जो 16 दिसंबर में उसका आकलन किया गया है, ठीक है। और उसके 2031 तक कितना मेगावाट की ऊर्जा बनाएगी, वो 22,480 की मेगावाट की ऊर्जा बनाएगी। सरकार ने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय मंजूरी भी प्रदान की है, ठीक। तो आगे चलते हैं, भारत की परमाणु ऊर्जा के संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं। कहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी हम टेस्ट करते हैं, रखते हैं। तो तारापुर है सबसे पुराना, कहाँ पे है तारापुर, महाराष्ट्र में। रावतभाटा जो है राजस्थान में। कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु में। केगा जो है स्थान कर्नाटक में है। काकरपरा न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे है, गुजरात में। कल्पकम न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ है, तमिलनाडु में। नारोरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये न्यूक्लियर प्लांट है जो कि हमारा देश में बहुत ही कार्यक्षम है, बहुत ही हालांकि बहुत ही चर्चित है। इसको आप भी याद कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब 19 दिसंबर में कुछ क्वेश्चन आपके लिए कुछ बनाए हूँ। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है, इसकी स्थापना की कब की गई थी, व्हाट्सएप को कब लॉन्च किया गया था। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सब लोग मैसेज में ना तो मेरे जो व्हाट्सएप में मुझे ये सब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और रिवीजन में कुछ करेंगे तो नगदा पेल की खिरोलों से पीएम मोदी को किस देश ने प्रदान किया, भूटान। भूटान की सबसे बड़ी क्या है, वो जो भारत के जैसे भारत रत्न है ना, भूटान का क्या नगदा पेल भी खरेल सबसे बड़ा देश की नागरिक सम्मान है, ठीक है, ये भूटान ने प्रदान किया था। किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास किया, उत्तर प्रदेश। दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एग्यूरो सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, अर्जेंटीना ने। शाकाहारी मीट कंपनी गुडडर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, नीरज चोपड़ा, ठीक है। और हमारा जो RCM होता है ना, RCM का जितना प्रोडक्ट होता है वहाँ पे आता है शाकाहारी मीट कंपनी, ठीक है। किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया, अनुराग ठाकुर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य ने शुरू किया, गोवा ने। मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले इनमें से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, ई श्रीधरन ने। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन भी बोला जाता है। भारत ईरान और किस देश ने चबाहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग करके बात की, उज्बेकिस्तान ने। किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है, किसको, अवनी लेखरा ने, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, करंट अफेयर बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो आपको भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आप सब लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए जैसे मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।